गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का लास्ट जो टॉपिक है हमारा। इसके बाद जो हमारा जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर नंबर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड समाप्त हो जाएगा। इसके टॉपिक जो 4 है वो पढ़ने वाले हैं हम। उससे पहले हम 1, 2 और 3 जो टॉपिक से पढ़ चुके थे। टॉपिक 4 के अंदर हमें जो है 4 पार्ट्स मिलेंगे, 1, 2 एंड 3 एंड 4। तो चलिए सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कि इसके अंदर है क्या। इस टॉपिक में ये बताया गया कि युद्ध होने के बाद इतना जो मास स्क्वेयर हुआ, इतनी जो इकोनॉमिक्स लॉस हुआ, उसको रीबिल्ड कैसे किया गया। इकोनॉमिक्स मतलब उस अर्थव्यवस्था को फिर से कैसे जो है समाज में ऊंचा स्तर दिलाया गया, किस प्रकार से उसे रीबिल्डिंग किया गया। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है पहले वो पढ़ते हैं, पोस्ट वॉर सेटलमेंट पार्ट 1। मतलब इसका तो इसमें क्या था, जो पोस्ट वॉर सेटलमेंट क्या चीज़ थी, इसमें हुआ क्या, सेकेंड वर्ल्ड वार वार था डिफरेंट फ्रॉम द अर्लीस्ट वॉर। इससे पहले सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले जो भी वर्ल्ड वार हुए थे, जो युद्ध हुए थे, वो इतने भयंकर वाले नहीं थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो इतना भयंकर जो नुकसान हुआ, इतने गंदे तरीके से समाज को जो इकोनॉमिक थी जो पिछड़ गई थी, भाई हम बता नहीं सकते। तो उसके बारे में हम यह बात कर रहे हैं। तो उसमें हुआ क्या, मोर सिविलियन कैजुअलिटीज देन आर्मीज, सिटीज वर द डिवास्टेड बियॉन्ड द रिकॉग्नाइज्ड। हुआ क्या कि बहुत सारे जो आर्मी जो थे लोग थे, आर्मी जो सिपाही जो लोग थे, उनका नुकसान हो गया। बहुत सारे जो आम जनता थी उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। और किसानों की बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। जो सिटीज़ थी उनका तो बहुत ही बुरा हाल हो गया था, बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गई थी सिटीज़। तो रिकवरी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज द इन्फ्लुएंस्ड बाय द 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दो एक ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उठाए गए जिसके बाद इसको क्या किया गया, रिकवर किया गया, इसको रीबिल्ड किया गया। तो वो 2 जो फैक्टर्स थे वो क्या थे। यूएसए इमर्ज्ड एज द डोमिनेट कंट्रीज। यूएसए अपने आप में क्या हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड के बाद यूएसए ने अपने आप को क्या बना लिया था, एक डोमिनेटेड कंट्री बना लिया था, अपने आप पे डिपेंड रहने वाला, दूसरों पे डिपेंड रहने वाला नहीं। हर मामले में, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो या पावर हो, इन द वेस्ट के अंदर अपनी पावर को, मतलब इस तीनों चीज़ों के अंदर उन्होंने क्या कर लिया था, एस्टैब्लिश कर लिया था, अपने आप में एक पावरफुल जो है कंट्री बन गया था यूएसए। Transformation of the Soviet Union for the agrarian इकोनॉमिक इनटू द वर्ल्ड पावर। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया था क्योंकि इसने क्या किया था, लोगों को इकोनॉमिक जो पावर थी इनके पास कौन सी थी, एग्रीन का मतलब एग्रीकल्चर की पावर इनके पास बहुत ज़्यादा थी, खेती बाड़ी की पावर इनके पास बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण इन्होंने क्या किया था, अपने आप को जो है ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया था। और दूसरी जो लोग इनके साथ जुड़े हुए थे, जो एग्रीकल्चर को लेकर के साथ जो व्यापार कर रहे थे, उनको भी इन्होंने एस्टैब्लिश किया। The world leaders meet and discuss to work for the post-world recovery। जो वर्ल्ड के अंदर जो लोग थे, जो बहुत जो लीडर्स थे, वो उन्होंने डिस्कस किया जो पोस्ट वर्ल्ड रिकवरी को करने के लिए भाई किस प्रकार से हमें जो नुकसान हुआ उसका जो भरपाई करनी चाहिए। तो उन्होंने डिस्कशन करने के लिए इकट्ठे हो गए सभी वो लोग। फोकस ऑन 2 मेन ऑब्जेक्ट्स। उन्होंने क्या किया, 2 मेन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फोकस ऑन 2 मेन ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिकवरिंग, पोस्ट वार रिकवरिंग। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके पास, ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्ट्स जो उन्होंने उठाए वो क्या थे, मेन ऑब्जेक्ट थे। पहला जो था तो वो था प्रिजर्वेशन एंड द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। preservation and economic stability क्या होता है, एंड द फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड द इकोनॉमिस्ट। उन्होंने कहा कि अगर हमें सुरक्षा चाहिए और साथ साथ में क्या चाहिए, हमें एक अपने समाज को ऊपर उठाना है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमें एम्प्लॉयमेंट दिखानी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट से फुल होना चाहिए पूरा वर्ल्ड, पूरी इंडस्ट्रीज जो वर्ल्ड है पूरा फुल होना चाहिए। जो इकोनॉमिस्ट जो थे ना, जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने क्या कहा कि मास प्रोडक्शन कैन बी सस्टेन विदाउट मास कंजम्पशन। कहते कि जब तक लोग इस्तेमाल करने वाले नहीं होंगे ना चीज़ें, तो चीज़ों का व्यापार जितना मर्जी कर लो, चाहे चीज़ें जितनी मर्जी प्रोडक्ट कर लो, उस प्रोडक्शन का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मास कंजम्पशन, उसको इस्तेमाल करने वाले लोगों को स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, स्टैब्लिश इनकम, स्टैब्लिश एम्प्लॉयमेंट। उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा कि स्टैब्लिश एक इनकम होनी चाहिए, फिक्स इनकम होनी चाहिए, और स्टैब्लिश्ड
स्टेबल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। एक इंसान के पास एक ऐसी नौकरी होनी चाहिए जिससे पता होना चाहिए कि मैं कितना कमा रहा हूँ और उससे अपना जो खर्चा है कैसे चलाऊंगा और स्टेबल कैसे हो पाऊंगा। इकोनॉमिक्स लिंक्स विद आउटसाइड वर्ल्ड्स, इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था के जो लिंक है वो दूसरे वर्ल्ड के दूसरे जो शहर हैं कंट्रीज है उनके साथ होने चाहिए। शुड बी वेल रेगुलेटेड ऑन द फ्लो ऑफ कैपिटल गुड्स एंड लेबर। हम पहले भी 3 फ्लोस पढ़ चुके हैं जिसमें कैपिटल गुड्स और लेबर के बारे में मैंने आपको बताया था। मतलब वो ये कहते थे कि इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके हमें दूसरे देशों के साथ जो है अच्छे लिंक बनाने चाहिए ताकि क्या हो, जो इकोनॉमिक जो है अर्थव्यवस्था जो है वो सुधर सके, स्टेबल हो सके। ठीक है। ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूट क्या था? कॉन्फ्रेंस थी एक, मतलब ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूट ने कॉन्फ्रेंस की 1944 के अंदर। कहाँ पे की उन्होंने वो कॉन्फ्रेंस की यूनाइटेड नेशन माइनॉरिटी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ना, अगर पूछा जाए तो ये होगा UNMFC, यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस का नाम था पूरा, जो कि कहाँ पे की गई थी, मैंने आपको बता दिया कॉन्फ्रेंस कहाँ की गई थी। 1944 के अंदर कहाँ की थी? एट द ब्रिटेन वुड्स एंड द न्यू हैम्पशायर USA के अंदर, मतलब हैम्पशायर USA के अंदर ब्रिटेन वुड्स और उनके बीच में हुई थी। ठीक है। द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश्ड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस थी इसके अंदर 2 वर्ल्ड बैंक बनाए गए जिसका नाम था, एक तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरा था द वर्ल्ड बैंक। ठीक है। 2 बैंक ऐसे थे जो इसमें स्टैब्लिश्ड हुए। तो जो इसका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का IMF शॉर्ट फॉर्म है, अगर पूछा जाए तो प्लीज़ इसे ध्यान रखिएगा, आपको यही बताना है। तो जो IMF जो था ना बैंक, वो क्या डील करता था? एक्सटर्नल सरप्लस एंड द डिफिक्ट्स ऑफ इट्स मेंबर्स। मतलब कि उन लोगों से डील करता था जिन लोगों के पास मतलब जिनकी खेती बाड़ी अच्छी नहीं हो रही, धंधा पिट चुका है, या रिप्रोडक्शन ज़्यादा हो चुकी है, ओवर प्रोडक्शन हो चुकी है, या प्रोडक्शन हो नहीं रही, इनका जो नुकसान था उसकी भरपाई के लिए उनसे डील करता था। द इंटरनेशनल बैंक ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन वाज सेटअप। रिकंस्ट्रक्शनवाद का सेटअप मतलब इंटरनेशनल लेवल पे रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बैंक सेटअप किया गया। आल्सो नोन वाज द वर्ल्ड बैंक, जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो ये क्या डील करता था? टू फाइनेंस द पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शंस। मतलब होना क्या था कि युद्ध के बाद जो लोगों का नुकसान होता था, जो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, फिर से उसको सही करने के लिए, चाहे वो बिल्डिंग थी, चाहे वो पैसा था, चाहे कुछ भी था, उसका नुकसान को भरपाई करने के लिए उनसे लोगों से क्या करता था? डील करता था। IMF वर्ल्ड बैंक रेफर टू एज द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूट। कहते हैं कि दोनों जो, अगर हम कहें, हम इसमें कहना बिल्कुल गलत भी नहीं होगा कि जो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूट है उसने दोनों बैंकों को ईजाद किया था, रेफर किया था, एक IMF और दूसरा वर्ल्ड बैंक। मतलब ये दोनों बैंक इन्होंने ही एस्टैब्लिश किए थे। लेकिन जब इन बैंकों ने, द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक बिगेन ऑपरेटिंग फ्रॉम 1947, लेकिन जब इन बैंकों ने ऑपरेट करना शुरू किया 1947 के अंदर, तो उन्होंने डिसीजन लिया। डिसीजन मेकिंग जो था वो डिसीजन लेते थे, लेकिन कंट्रोल बाय द वेस्टर्न इंडस्ट्रीज पावर। लेकिन इनके जो डिसीजन होते थे उसके ऊपर वेस्टर्न इंडस्ट्रीज पावर का जो है ना बहुत बड़ा कंट्रोल होता था, वो इनके ऊपर कंट्रोल करती थी। और USA हैड वीटो राइट ओवर की डिसीजन, और USA के पास तो एक और भी मतलब वो था, क्या था? पावर थी, वीटो पावर थी। मतलब वो चाहे तो डिसीजन को बदल सकता है, अगर भैया उनको कोई डिसीजन पसंद नहीं आया तो उसे मानने से मना कर देंगे। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फिक्स एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी। और ब्रिटेन वुड्स जो सिस्टम था वो बेस्ड था फिक्स एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज। जो फिक्स था, करेंसीज के जो रेट थे वो फिक्स कर दिए गए थे, एक्सचेंज नहीं हो सकते थे, मतलब किसी तरह से, तो उसके ऊपर बेस्ड था। द डॉलर वाज द मेड स्टैंडर्ड। अब डॉलर का जो स्टैंडर्ड था वो बढ़ा दिया गया था। क्या कर दिया गया था? एट फिक्स प्राइस यूरो डॉलर, सॉरी, एट फिक्स प्राइस डॉलर 35% आउंस ऑफ द गोल्ड। मतलब एक जो 35 रुपये पर आउंस गोल्ड को फिक्स कर दिया गया था। उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता था किसी प्रकार से, मतलब कोई फिक्स को चेंज नहीं कर सकता था। अदर करेंसीज वर लिंक्ड इन द डॉलर एज अ फिक्स रेट। और दूसरी करेंसीज जो थी ना वो भी फिक्स कर दी गई थी डॉलर के रेट के हिसाब से। लेकिन आजकल क्या होता है, फ्लोटिंग जो करेंसीज होती हैं, मतलब होता क्या है कि जो करेंसीज है वो फिक्स नहीं होती, वो चेंज हो जाती है। जिस प्रकार से जो इकोनॉमिक्स
बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, तो अर्थव्यवस्था के साथ जो करेंसीज होती हैं उसके रेट जो होते हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं। लेकिन पहला ऐसा नहीं होता। पहला क्या करते थे कि उन्होंने जो रेट जो ज़्यादा डॉलर का उसे फिक्स कर दिया था। थैंक यू। ये है फर्स्ट पॉइंट। अगली वीडियो में हम सेकंड और थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे और थर्ड वीडियो के अंदर 4 पॉइंट पढ़ेंगे। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, समझिएगा। कुछ समझ ना आए तो मुझसे लिंक, आपके सामने लिंक है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मुझे से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।